तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस एंड और एमसीक्यू कोर्स। देखिए, संगणक भर्ती परीक्षा के अंदर आज हम इकोनॉमिक्स एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी चैप्टर वाइज होगी। वैसे मैंने जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को एमसीक्यू बैच के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आपके इको के भी हैं, हमने जो है क्वेश्चंस डिस्कशन किए, 140 एमसीक्यू जो है उसके अंदर हो चुके हैं। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चंस करे हैं, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के मैंने आपको एक जो एवरेज का है वो सीरीज करवा दी है। अब जो है मैथमेटिक्स के अंदर 6 टॉपिक्स हैं हमारे, और उसके अंदर जो 2011 से 2021 के अंदर जो भी एमसीक्यूज आए हैं मैथमेटिक्स से, वो सारे हम कवर करने वाले हैं। तो आपको क्या रहेगा कि ऐसे तो कोई प्रैक्टिस करने का कोई वो नहीं है कि भी हम कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, लेकिन मैं आपको पुराने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उतने सारे करवा दूंगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर टेस्ट सीरीज लेके आ, कोई बोल रहा है 350, कोई 1100 की टेस्ट सीरीज आई हुई है। देखो, सब लोग जो है टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है, यूट्यूब पे करवा रहे हैं, तो आप देख लेना, एक एक सिंगल क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बैच में मिल जाएगा। तो आपको वहां पे 10 टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 10 इंटू 30 यानी 300 एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, आप उन एमसीक्यूज को करके और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे। आप जो है इतना पैसा खर्च कर रहे हो, है ना, उसके बजाय आप लोग जो है पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा। अगर टेस्ट सीरीज वहां पे काम करती है जहां पे पैटर्न जो है वो सबको पता हो, यहाँ पे बोर्ड का पैटर्न कोई नहीं बता सकता कि किस पैटर्न पे जो है बोर्ड पेपर लेगा, है ना। बाकी आप लोग जो है अपनी मेहनत पे थोड़ा सा ध्यान दो। आप मॉक टेस्ट लगा के आप ये मत समझो कि आपके यहाँ पे 60 मार्क्स आ रहे हैं तो वहां पे 60 मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये चीजें एसएससी और बैंकिंग में ही काम करती है, क्योंकि वहां पे जो है पैटर्न फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, अगर मान लो कि मैथमेटिक्स की बात करें संगणक के अंदर भी, तो 6 क्वेश्चन आने वाले, 6 चैप्टर्स है, उनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। आप उनकी कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, वहां पे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक फिक्स पैटर्न हो गया। ठीक है, मैथमेटिक्स में फिक्स होता है कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो किसी को नहीं पता, है ना। राजस्थान के इतने दिन हो गए, देखो राजस्थान का पेपर देते हुए लोगों को काफी टाइम हो गया, काफी रट लिया, लेकिन फिर भी क्या कोई प्रिडिक्शन लगा सकता है? क्या रीट के अंदर राजस्थान जीके का हुआ था, अब प्रिडिक्शन कुछ भी नहीं है। आप लोग अपनी मेहनत पे फोकस कीजिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस की ये सीरीज। यहाँ पे सबसे पहले हमने पहला चैप्टर लिया है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पता भी होगा, हालांकि आपने कुछ क्वेश्चंस करे होंगे, लेकिन फिर भी हम कराते हैं ना ये क्वेश्चंस को, क्योंकि सीरीज का पहला ही चैप्टर है। तो सबसे पहला देखिए, ऐसी वस्तुएं जो एक साथ उपयोग में ली जाती है कहलाती है। देखिए, एक साथ में प्रयोग लेने वाली वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती है। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो आपको एक साथ उपयोग में ली जाती है। ठीक है, और एक उपलब्ध ना होने पर दूसरी वस्तु भी क्या हो जाती है आपकी, कोई उपयोग में नहीं आती। जैसे आपका क्या हो गया, पेन स्याही। ठीक है, पेन और स्याही है आपका, और क्या हो सकता है, पेट्रोल और डीजल, कार और पेट्रोल बोल सकते हो, या फिर कार और डीजल बोल सकते हो। ठीक है, आजकल तो गैस वाली भी आ रही है, इलेक्ट्रिक वाली भी आ रही है ना। तो उन चीज़ों के हिसाब से पूरक वस्तुएं हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दशाओं में किसमें मांग का नियम लागू नहीं होता? देखो, मांग के नियम के जो अपवाद हैं वो आप लोगों को फिक्स पता होने चाहिए। एक तो देखो गिफन विरोधाभास जो वस्तुएं हैं, सिंपल सिंपल से पॉइंट है। आपको यहाँ पे जो है ना इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो दिक्कत आ सकती है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ सकती है। हो सकता है अब की बार न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे, कंपटीशन काफ़ी अच्छा है। सामाजिक स्तर वह जो फैशन की वस्तुएं होती है, ठीक है, फैशन की जो प्रतीक वस्तु होती है, क्योंकि देखो नया नया फैशन आता है तो उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं, तो भी आपकी डिमांड क्या रहती है, बनी रहती है ना। इसलिए ये क्या है आपका अपवाद हो जाता है। और अगर मान लो कीमत वृद्धि की आशंका हो, जैसे मान लो कि किसी चीज़ की कीमत बढ़ने वाली है तो लोग ज़्यादा परचेज करके रखेंगे। एक बार आपका देखो हुआ था कि नमक की कीमत बढ़ जाएगी, लोगों ने 10-10 जो है किलो एक साथ खरीद लिया था। ठीक है, कीमत वृद्धि की आशंका होगी तो भी हम क्या बोलेंगे, ये जो मांग का नियम है उसकी क्या है, अपवाद रहेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, और आपकी जो अनिवार्य वस्तु है, अनिवार्य वस्तु है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बस इतनी सी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित दशाओं में किसमें मांग का नियम लागू नहीं होता? तो यहाँ पे आपके गिवन वस्तुएं अनिवार्य वस्तुएं, तो यहाँ पे तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आय, फैशन, रुचि और आदि घटकों में भी परिवर्तन हो जाए तो भी आपका जो मांग का नियम है वो क्या हो जाता है, जैसे आय बढ़ जाती है आपकी तो अन्य बातें समान रहने पर जो नियम है वो आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अन्य बातें समान रहने पर आपका जो नियम है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखो, अन्य बातें समान रहने का जो नियम है वो आपको याद रखना है कि जो डिमांड का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, पी एक्स, पी वाई, पी आई टी ई। ठीक है, ये आपके सभी फंक्शंस है, तो इसमें ये जो सारे फंक्शंस है वो आपके क्या रहने चाहिए, स्थिर। ठीक है, तो ये तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपकी प्रत्याशा जो है वो आपकी स्थिर रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मान लो कि
भाई कोई चीज़ की कीमत बढ़ने वाली है तो आप लोग पहले खरीदना शुरू हो जाओ, तो ये आपकी स्थिर रहनी चाहिए। टेस्ट यानी आपकी जो रुचि है वो आपका क्या है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इनकम, आपकी आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आय, फैशन और रुचि है, इनके घटनों में अगर परिवर्तन होता है तो आपकी जो है मांग का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, गिवन वस्तुओं में नहीं होता और अनिवार्य वस्तुओं में भी नहीं होता। ठीक है, आगे चलें। जैसे मेडिसिन है, आपकी अनिवार्य वस्तु है, आपको लेनी है, तो आप उसका जो प्राइस हाइक हो जाता है तब भी उसकी डिमांड उतनी ही बनी रहती है। और हमारा क्या नियम कहता है कि प्राइस बढ़ने पर, हमारा नियम जो कहता है वो कि प्राइस बढ़ने पर आपका जो है डिमांड है वो कम होनी चाहिए। लेकिन अनिवार्य वस्तु है, जो चीज़ें आपके लिए जरूरी है उसके लिए आप क्या करोगे, डिमांड बढ़ने पे भी आपको प्राइस बढ़ने पे भी आपको खरीदनी पड़ेगी, तो उसकी डिमांड कम नहीं होती है। आगे, जब किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो वस्तुओं के बीच में कैसा संबंध होगा। देखिए, एक तो वस्तु होती है पूरक वस्तु और एक होती है आपकी जो है स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे मान लो चाय और कॉफी का एग्जांपल लेते हैं हम, या फिर गुड़ और चीनी का ले लो, है ना। चाय कॉफी आपने बहुत सुन लिया होगा। गुड़ और चीनी की बात करें, मान लो अभी आप चीनी यूज कर रहे हो, वो आपकी क्या है 40 रुपए किलो, ठीक है, और गुड़ आपका क्या है 40 रुपए किलो। एक एक जो इंक्रीज देखने को मिला आपको प्राइस, ठीक है, 40 रुपए किलो में आप 5 किलो जो चीनी खरीद रहे हो, ठीक है। चलो क्वांटिटी को छोड़ देते हैं। अगर मान लो कि चीनी में हाइक आया और ये अभी 60 रुपए केजी होगी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, चीनी की जगह गुड़ का उपयोग कर सकते हो, तो इसकी कीमत बढ़ी है, इसकी क्या बढ़ी है, कीमत बढ़ी है, ठीक है। जबकि डिमांड किसकी बढ़ेगी, गुड़ की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो है वो सस्ता बढ़ रहा है ना। तो जब किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाए तो हम उसको स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। क्योंकि जिन वस्तुओं का उपयोग हम एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल चाय, कॉफी, गुड़, चीनी, है ना। आगे चले, चलो। मांग के नियम में यदि वस्तु की कीमत पी है, प्राइस है, और वस्तु की मांग मात्रा जो है वो क्यू माना जाए, तो दोनों के मध्य में जो संबंध होगा वो कैसा होगा। देखिए, मांग का नियम जो है वस्तु के मूल्य से मांगे जाने वाली जो मात्रा है उसके मध्य के संबंध को बताता है। क्या, मांग के नियम उसको बताता है। तो अगर हम इस नियम की बात करें तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की जो मांगे जाने वाली मात्रा है और कीमत है उसके बीच में कैसा संबंध होगा, विपरीत संबंध होगा। क्योंकि जैसे ही मूल्य बढ़ने पर जो है मांग घटती है और मूल्य की कमी होने पर जो है मांग बढ़ जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनके बीच में विपरीत संबंध होगा। ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। और ये आपका प्रोपोर्शनल नहीं होगा, आपका विपरीत दिखाना है हमें। क्योंकि जैसे आपकी प्राइस बढ़ेगी, आपकी जो प्राइस बढ़ेगी तो आपकी जो मांग मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपका डी आंसर हो जाएगा इसमें, मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो, गणितीय भाषा के अनुसार मांग के नियम में वस्तु का मूल्य होता है। गणितीय वस्तु के हिसाब से जैसे हम बात करें, मांग का नियम है उसके अंदर जो है मांग के नियम में वस्तु का मूल्य, देखिए एक तो होता है वस्तु का मूल्य, ठीक है, एक होती है क्वांटिटी। हमारे पास दो ही वेरिएबल है, ठीक है, जिनके अंदर हम संबंध बताते हैं। देखिए, मांग के नियम के अनुसार वस्तु के मूल्य की मांगी गई मात्रा पर प्रभाव देखा जाता है। हम क्या करते हैं, प्राइस को भाई प्राइस को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं ना। भाई प्राइस बढ़ गया तो आपकी क्वांटिटी कम होगी, ठीक है। क्या क्वांटिटी से कोई फर्क पड़ता है, क्वांटिटी कोई कम करे या ज्यादा करे उससे प्राइस का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन प्राइस जो होता है वो डिपेंड करता, वो जो है इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्वांटिटी प्राइस पे डिपेंड करती है। जैसे आपके पास देखो, आप जो है 500 रुपये खर्च करते हो चीनी के ऊपर, मान लो, ठीक है, अभी वो 40 रुपये किलो है, ठीक है, 40 रुपये किलो है, या फिर 600 कर लो, ठीक है, तो आप कितनी ले सकोगे, 15 किलो, है ना। तो ये प्राइस बढ़ गया, मान लो प्राइस बढ़ गया 60 रुपये होगी, तो अब उसी खर्चों में आप जो है कितनी चीनी ले पाओगे, 10 केजी। तो ये प्राइस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे। तो प्राइस जो खुद है ना वो तो क्या है, आपका स्वतंत्र है, और इसका जो प्रभाव है वो किस पे पड़ता है, क्वांटिटी पे पड़ता है। तो आप इसको बोलोगे वस्तु का मूल्य जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है, और जो उसकी मांगी गई मात्रा होती है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्लियर है। मांग के नियम के अनुसार वस्तु के मूल्य मांगी गई मात्रा का मांग वक्र ढाल होता है। देखिए, अगर इसकी हम बात करें, चलो यहाँ पे हम डिमांड कर्व की बात करें, ये ओ गया, ये ओ एक्स हो गया, तो ये वाई। जहाँ पे आपकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज होती है, आपका क्या रहता है, मांग मात्रा कम हो जाती है। यही तो बात है। हमारा जो डिमांड कर्व हो वो तो कैसा होता है, डिमांड कर्व ये होता है, ठीक है। इसका क्या ढाल होता है, ऋणात्मक, गिरता हुआ ढाल होता है। ये क्या करता है, ये आपके बाएं से दाएं गिरता हुआ नजर आता है, जबकि पूर्ति की अगर आप देखोगे तो वो बाएं से जो है दाएं ऊपर उठता हुआ दिखेगा, उसमें पॉजिटिव रिलेशन हो। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये जो यहाँ पे प्राइस है, मान लो ये पी प्राइस है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्वांटिटी कितनी खरीद पा रहा है, क्यों खरीद पा रहा है। जब आप इसको P1 करोगे, ठीक है, यही इसी चीज में हम बता रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी आपको नजर आती है कि आपने बढ़ा दी है ना, क्वांटिटी कितनी बढ़ा दी, OQ थी अब OQ1 हो गई। यहीं पे हम प्राइस और कम करें, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपकी जो क्वांटिटी है वो फिर से आपसे बढ़ती है, और जैसे ही हम आपकी और अगर प्राइस बढ़ाएं तो आपकी क्वांटिटी कम होती है। ये आपका डिमांड कर्व होता है, इसमें बीच में ऋणात्मक संबंध होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, चलिए इसमें तो इतना ही है, आगे चलते हैं।
कौन सा घटक जो है मांग को प्रभावित करता है, कौन सा घटक मांग को प्रभावित करता है। देखिए, मांग को प्रभावित करने के लिए हम 3-4 चीजें लिखते हैं। एक तो होती है पूरक वस्तुएं, जो स्थानापन्न वस्तुएं होती है ना, वो कौन कौन चीजें। एक तो देखिए, आप ये बोल सकते हो पी वाई, जो वाई वस्तु है, इसमें पूरक वस्तुएं हैं वो आपकी प्रभावित कर सकती है। स्थानापन्न वस्तुएं वो प्रभावित कर सकती है। स्थानापन्न वस्तुएं कैसे प्रभावित करती है, अगर मान लो आपकी पी वाई पी एक्स, जो एक्स कमोडिटी है जो हम यूज कर रहे हैं, उसका अगर प्राइस बढ़ गया तो लोग स्थानापन्न वस्तुएं भी उपयोग कर सकते हैं। अगर पूरक वस्तु है और प्राइस इंक्रीज हो गया तो पूरक वस्तु की भी डिमांड क्या हो सकती है, कम हो सकती है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, हम बात करें उपभोक्ता की जो है टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, आपकी रुचि, इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर फैशन, इन चीजों से भी मांग जो है प्रभावित हो जाती है। एक होती है आपकी जनसंख्या, जनसंख्या की मात्रा, पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, ये भी आपकी प्रभावित करती है। आपका आय का जो इनकम है उपभोक्ता की, वो भी आपकी क्या करती है, प्रभावित करती है। और एक एक्सपेक्टेशन, जो आपकी भविष्य की संभावनाएं हैं, वो भी आपकी प्रभावित करती है। तो ये हम तो डिमांड फंक्शन तो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपके जो है सारे फंक्शंस हैं, इसमें जो है आपके ये जो सारे फंक्शंस हैं, ये आपकी मांग को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि हम इसको तो कांस्टेंट नहीं रखते, बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया जनसंख्या की मात्रा, आय का वितरण, संबंधित वस्तु की कीमत और उपयोगिता, उपयोग सभी। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपसे पूछा कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। देखिए, आड़ी मांग अन्य वस्तु कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तो ये बात तो सही है। जो आड़ी या तिरछी मांग होती है वो क्या होती है कि आपकी अन्य वस्तु जो होती है उसके कीमत में परिवर्तन होने से आपकी क्या होती है, उत्पन्न होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, आड़ी मांग कहते हैं, ठीक है। मांग संकुचन एवं विस्तार से मांग वक्र अपरिवर्तित रहता है। तो ये बात भी सही है। देखिए, अगर हम बात करें संकुचन और विस्तार की, तो वो सिर्फ जो है आपके किससे, प्राइस ऑफ एक्स से ही आपका क्या होता है, चेंज देखने को मिलता है। जब आप कमी या विस्तार की बात करोगे तो आपको जो है डिमांड कर्व खिसकता दिखेगा। सॉरी, कमी या वृद्धि की बात करोगे। यहाँ पे संकुचन में क्या होता है, डिमांड कर्व खिसकता नहीं है, बल्कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, संकुचन और विस्तार देखने को मिलता है। ये देखो, यहाँ से अगर मान लो कि मैं एक डायग्राम बनाऊं, देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, विस्तार है, ये आपकी क्या है, जो है संकुचन है। इस तरह आपको डिमांड कर्व इसमें यहाँ पे जो है खिसकता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। तो ये भी सही है। गिफिन वस्तुओं के मूल्य में कमी होने पर मांग की मात्रा में वृद्धि होती है। तो गिफिन वस्तु है उसके मूल्य में कमी होने पर मांग की मात्रा में वृद्धि होती है, नहीं, ये नहीं होता, ठीक है। गिफिन वस्तुओं के अंदर जो है मांग का नियम लागू ही नहीं होता। तो ये आपका तो सी तो सीधा ही गलत हो गया। प्रतिस्थापन या प्रतियोगी वस्तुओं का मांग वक्र ढाल जो होता है धनात्मक होता है। देखिए, गिफिन विरोधाभास में गिफिन वस्तुएं वो होती है जो आपकी सामान्यतः घटिया निष्कर्ष समझते हैं। गिफिन वस्तुओं की कीमत गिरने पर इनकी जो मांग है वो भी गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए आगे चलिए, सूची का मिलान करना है। पूरक वस्तुएं कौन सी है, प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी है और गिफिन वस्तुएं कौन सी है। पूरक विस्तार, देखिए प्रतिस्थापन वस्तुओं की बात करें तो प्रतिस्थापन वस्तुएं तो ये होगी लिम्का और पेप्सी। अगर आप लिम्का का प्राइस ज्यादा है तो आप सिर्फ पेप्सी पी सकते हो, और पेप्सी का ज्यादा है तो आप लिम्का पी सकते हो। ये तो प्रतिस्थापन हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स से दोनों। पूरक वस्तुओं की बात करें, कार और पेट्रोल हो जाएगी, कार और पेट्रोल, ठीक है। और गिफिन वस्तुओं की बात करें तो चावल और ब्रेड होता है, ठीक है। गिफिन वस्तुएं कौन सी होती है, चावल और ब्रेड। तो यहाँ पे देखो, एक के अंदर तो आपका दो हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन कट गया, ये कट गया और ये कट गया। बी के अंदर एक हो जाएगा फिर, और सी के अंदर बी आंसर हो जाएगा आराम से। आगे देखिए, किसी वस्तु की समग्र मांग और उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच संबंध को क्या कहते हैं। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वस्तु की समग्र मांग, ठीक है। समग्र मांग और विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच में, देखिए, जो अगर हम एक वस्तु की बात करते हैं तो वो तो क्या हो जाएगी, आपकी व्यक्तिगत मांग फलन। जब हम समग्र मांग की बात करते हैं, जो पूरे मार्केट की मांग है, जो आपकी मार्केट मांग डिमांड होती है, उसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाजार मांग फलन हो जाएगा, मार्केट डिमांड फंक्शंस। बाजार मांग फलन से तात्पर्य क्या है कि वस्तु की समग्र मांग और उसके निर्धारक तत्वों के बीच में संबंध होता है। समग्र मांग जो होती है, समग्र मांग आपकी बाजार मांग माइनस आपका क्या होता है, कुल व्यक्तिगत मांगों का योग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाजार मांग फलन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मांग में वृद्धि का कारण नहीं है। देखिए, मांग में वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं, अगर हम रीजंस की बात करें कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, एक तो हो सकता है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई हो, जो इनकम है उसमें वृद्धि हो गई हो। पूरक वस्तु जो है आपकी, ठीक है, उसके अंदर वृद्धि हो गई हो, उसकी कीमत में, प्राइस ऑफ जो है आपकी पूरक वस्तु के अंदर जो है वृद्धि हो गई हो। फैशन या रुचि के अंदर आपका क्या हो गया हो, फैशन या फिर इंटरेस्ट जो है आपका, रुचि जो है आपकी, उसमें परिवर्तन हो गया हो। या फिर उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि का कारण, या अगर मान लो कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है,
ठीक है, ये सारे कारण हो सकते हैं। आपको पूछा है कि वृद्धि की मांग का कारण नहीं है, तो पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, प्रतिस्थापन। देखिए पूरक वस्तु की अगर कीमत में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि पूछ रहा है, पूरक वस्तु की जो कीमत होगी तो हमारी इसकी जो डिमांड है वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पूरक वस्तु की जो कीमत है उसमें वृद्धि नहीं कमी होगी तो आपकी मांग में वृद्धि होगी। देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये पी एक्स वाई है, पी एक्स है और ये पी वाई है, मान लो ये पूरक वस्तु है, ठीक है। अगर हमने इसकी प्राइस बढ़ा दी, मान लो कि 40 रुपए में दोनों वस्तुएं मिल रही है, अगर हमने इसकी प्राइस बढ़ा दी, ठीक है, 60 रुपए कर दिया, तो हमारी जो वस्तु होगी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि ये 60 में मिल रही है, 40 में मिल रही है। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कमी कर लो। तो मैंने आपको क्या बताया, मांग में वृद्धि के कारण उपभोक्ता की आय में वृद्धि, पूरक वस्तु की कीमत में कमी और प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, फैशन व रुचि के कारण, परिवर्तन के कारण और उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि के कारण। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा। अगर पूरक वस्तु की कीमत बोले तो कमी करना है, और प्रतिस्थापन बोले, देखिए प्रतिस्थापन बोले तो आपको वृद्धि करना है। सिंपल सी बातें आप ऐसे याद रख सकते हो कि पूरक में जो है आपके 3 अक्षर होते हैं और प्रतिस्थापन में आपके ज्यादा होते हैं, तो हम वृद्धि करेंगे और पूरक में कमी करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आपका किसी गलत करवा सकता है वहां पे। मांग रेखा के बाएं से दाएं नीचे गिरने का कारण क्या है? देखिए यहाँ पे आपसे जो है डिमांड करो की बात कर रहा है कि मांग रेखा है वो बाएं से दाएं नीचे गिरने का क्या कारण है, इसका नीचे गिरने का कारण क्या है? ये होता है आपका जो है आय प्रभाव। देखिए मांग नियम के लागू होने के कारण क्या है, यानी मांग रेखा के बाएं से नीचे दाएं गिरने के क्या क्या कारण है? एक तो होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। इस प्रभाव के कारण क्या होता है कि वस्तु के मूल्य में कमी होने पर वस्तु की क्या होती है, मांग बढ़ती है। तब मूल्य में वृद्धि होने पर जो है आपकी वस्तु की मांग घटती है, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। कैसे होता है प्रतिस्थापन प्रभाव? मान लो कि पी एक्स है और पी वाई है, दोनों एक ही किस्म की चीजें। मान लो ये आपकी क्या है, पेप्सी है, ये कोई दूसरा कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चलता है कि हमारा जो प्राइस है वो क्या है, एक तो आता है 60 रुपए की बोतल है ना, दूसरी भी 60 रुपए की। अचानक से जो आपकी प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी जो है 80 रुपए बोतल होगी, तो मान लो कि इसको जो लोग पीते होंगे ये डिमांड उसकी करेंगे अब, है ना। तो आपके प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण जो है डिमांड आपकी बढ़ती है। अगर इसके प्राइस जो 40 रुपए हो जाए तो ये डिमांड करने वाले भी ये डिमांड करेंगे, तो आपकी डिमांड कम होती है। तो ये क्या कहता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण वस्तु के मूल्य में कमी होने पर या वृद्धि होने पर आपकी मांग बढ़ती या घटती है। ये इसलिए आपका जो है मांग रेखा के बाएं से दाएं नीचे का गिरने का कारण होता है। दूसरा क्या प्रभाव हो सकता है, आय प्रभाव हो सकता है। तीसरा देखिए, एक प्रभाव तो मैंने आपको बोला प्रतिस्थापन प्रभाव। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, दूसरा बताया आय प्रभाव। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा आपका है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है। चौथा क्या होगा, चौथा मैंने आपको क्या बताया, उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन। ये आपके क्या है, जो मांग के नियम लागू होने के कारण है। अब मांग के नियम के जो अपवाद हैं वो क्या क्या रहेंगे, आपका अपवाद भी पता होना चाहिए। अगर आपको नियम लागू होने का पता है तो आपको अपवाद के नियम भी पता होने चाहिए। एक तो गिफन विरोधाभास हो गया ना, ये आपको सबको पता है, इसको कोई अलग बताने की जरूरत नहीं है। एक जो प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं हैं, ठीक है, जिनको सिर्फ हम शो ऑफ के लिए लेते हैं ना, उसमें कोई चीज में प्राइस बढ़ने या घटने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपके दो आपको ध्यान रखना है। और एक ये भी होता है कि आपकी जो महंगी वस्तुएं होती है उनको अच्छा समझा जाता है, ये भी एक कारण है, अपवाद है जो जैसे आईफोन है, आईफोन की कीमत बढ़ती जाती है लेकिन लोग लेते हैं क्योंकि वो एक तो प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं हैं और एक लोगों को लगता है कि वो अच्छी चीज है ना, उस हिसाब से भी रहता है, प्रतिष्ठा मूलक वस्तुओं के अंदर भी काउंट होता है वो। तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं, ये आपका नहीं है, ये तो आपके विरोधाभास है, ये भी विरोधाभास है। आपका डी आय प्रभाव आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, गिवन वस्तुओं का कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। कीमत प्रभाव क्या होता है, धनात्मक होता है। दूसरा क्या बोलता है, उत्पत्ति के साधन की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। तो ये आपका देखिए, अगर आपको कोई उत्पादन करना है और उसके लिए जो आपको साधन चाहिए उसकी जो डिमांड होती है वो व्युत्पन्न डिमांड होती है। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। देखिए सिंपल सी बातें, गिवन वस्तुओं के मांग का जो है जो अपवाद है, मांग के नियम का क्या है, अपवाद है गिवन वस्तुएं। अगर गिवन वस्तुओं की कीमत जो प्रभाव है वो धनात्मक होता है क्योंकि इनकी जो मूल्य वृद्धि होने पर जो है मांग बढ़ जाती है, मूल्य वृद्धि होने पर क्या हो जाती है, मांग बढ़ जाती है। तो ये तो धनात्मक प्रकृति का रहता है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, उत्पत्ति के साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है, ये हमने देख ही लिया है ना, ये तो सही है। मांग का नियम जो है गुणात्मक कथन है जो हमें बताता है कि वस्तु की मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, वस्तु का मूल्य घटने पर अधिक मात्रा बढ़ जाएगी, ये आपको बताता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये बात भी सही है और ये गुणात्मक कथन भी है, तो आपका ये तीनों ही सही करने पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, डी आंसर हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है, बाएं से दाएं। देखिए सामान्य वस्तुओं की बात करेंगे यहाँ पे, सिंपल सी बातें। गिफन का बता दिया मैंने, प्रतिष्ठा वस्तु में भी बता चुके हम। मांग का नियम आधारित है, किस पे आधारित होता है, ये सिर्फ जो है पूर्तिकर्ता के ऊपर कोई आधारित नहीं है, ना विक्रेता के, ना ये हमारे उपभोक्ता पे डिपेंड करता है, ठीक है, डायरेक्टली उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड करता है। मांग कौन करता है, उपभोक्ता करता है। पूर्ति करता है, मान लो सप्लायर है, वो भाई ज्यादा सप्लाई कर दे, उससे क्या मांग के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। विक्रेता तभी बेच पाएगा जब उपभोक्ता की प्रेफरेंस वस्तु होगी, है ना। उत्पादनकर्ता कितना भी उत्पादन कर ले, डिमांड तभी बढ़ेगी जब उपभोक्ता चाहेगा। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कशन करे पहले चैप्टर के। अब जो दूसरा चैप्टर होगा वो लॉ ऑफ सप्लाई का होगा, उसके अंदर हम बात करेंगे। ये पीडीएफ जो है आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ हम मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो एक कमेंट जरूर छोड़ना, ठीक है।